अच्छा देयर वाज वन थिंग कि हाँ, जो हमारे टाउन्स होते हैं, अब बात करें अगर टाउन्स की, मतलब जो रूरल क्षेत्र की हमने बात की, अब आता है बात अर्बन क्षेत्र की। अर्बन क्षेत्र मतलब जो शहरी क्षेत्र हैं, जैसे कि मतलब जहाँ पे शहर वाला इलाका है, जहाँ पे मॉडर्न चीज़ें हैं। जो शहरी क्षेत्र है उसमें कौन सी रूरल गवर्नमेंट, मतलब उसमें कौन सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बॉडी काम कर रही होती है। जैसे अर्बन क्षेत्र में हमने देखा ग्राम पंचायत है, अर्बन क्षेत्र में ग्राम पंचायत है, फिर ब्लॉक पंचायत होती है, फिर उसके लिए नगर पंचायत भी होती है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना, जो ग्राम पंचायतों से मिलकर ब्लॉक पंचायत बनती है, और ब्लॉक पंचायतों को मिला के ब्लॉक पंचायत आपस में मिल के सब उनमें जो सबसे बड़ी पंचायत बनती है वो होती है पूरे जिला लेवल पे, वो होती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला पंचायत। तो वैसे ही कोई एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बॉडी अर्बन एरियाज में भी होगी, बिल्कुल होती है। वो डिपेंड करता है किस तरह का अर्बन क्षेत्र है। जैसे अगर कोई छोटा शहर है, छोटा शहर जैसे कि मान लिया बाराबंकी ले लिया, तो यहाँ पे किस तरह की बॉडी होती है, यहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बॉडी होती है उसको हम लोग कहते हैं नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं अब या म्युनिसिपल काउंसिल कह सकते हो, है ना, म्युनिसिपल काउंसिल इंग्लिश में कह सकते हो। और जो बहुत बड़े शहर होते हैं, बहुत बड़े मतलब बिल्कुल महानगर टाइप के, जैसे लखनऊ हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, नगर निगम होता है। नगर निगम मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम, जो बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं उनके लिए, है ना। अब इसके बाद एक जो तीसरे टाइप के होते हैं, ये हो गए बहुत बड़े शहर, ये हो गए शहर। और एक होते हैं जो शहर में बदल रहे होते हैं धीरे धीरे, जिनको हम टाउन कहते हैं या कस्बा कह सकते हैं, ना। जैसे कि अपना जयपुर हो गया बाराबंकी के अंदर, तो ये कस्बा होता है। इसमें क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी होती है, वो होती है नगर पंचायत। नगर पंचायत होती है। ये भी अपना सब इसका जो है, अच्छा इसमें हेड कौन होता है, जो नगर पालिका, जैसे उसमें आप देख रहे थे ग्राम पंचायत में प्रधान होता था, एक होता था कौन हमारा वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो गवर्नमेंट होता था, मतलब इम्तिहान दे के पास होता था कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। और एक जो होता था हमारा प्रधान, जो वोटिंग के बेसिस पे इलेक्ट होता था। वैसे ही ब्लॉक लेवल पे होता था बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कंपटीशन देके जाता था सरकारी नौकरी वाला। और एक होता था कौन, जो वो होता था बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी। उसका जो एक हेड होता था, वो जो आपस में चुन लेते थे मेंबर्स, वार्ड मेंबर्स, वो होता था, ठीक है। और एक होता था बीडीओ, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता था, जिसका एग्जाम होता है, पढ़ाई कंपटीशन देके जाता है। वैसे ही जिला लेवल पे भी आपको बताया मैंने, एक होता सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था। और एक कौन होता था, जिला पंचायत अध्यक्ष होता था, जिला पंचायत अध्यक्ष होता था। तो वैसे इसमें हेड कौन होता है, जैसे नगर पालिका है, अगर बाराबंकी में बात करें नगर पालिका है, तो इसके हेड को क्या कहते हैं, इसका हेड जो होता है नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, वो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है। अच्छा ये जो नगर निगम होते हैं, नगर निगम, इसका जो हेड होता है उसको मेयर कहते हैं। ये बहुत बड़े मतलब वो होते हैं ना, बड़े शहरों में नगर निगम वगैरह, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो इसका हेड होता है उसको हम लोग कहते हैं मेयर। और इसमें भी एक सरकारी बंदा होता है, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके जाता है, वो ज्यादातर सिविल सर्वेंट होता है ना, जहां तक मेरा आइडिया है, वो सिविल सर्वेंट होता है। जो नगर निगम में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वो सिविल सर्वेंट होता है शायद, है ना। और ऐसे ही जैसे जयपुर वगैरह हो गया बाराबंकी के अंदर, तो इनमें क्या होती है, नगर पंचायत होती है, नगर पंचायत होती है। ये टाउन है, कस्बा है ना। अभी ये पूरी तरह से शहर बना है, लेकिन ना इसको हम गांव कह सकते हैं, ये टाउन है। तो ये हो गया सिस्टम। अच्छा इसके अलावा अभी मैंने लैंग्वेज पॉलिसी आपको बताया था। लैंग्वेज पॉलिसी थोड़ा सा वहाँ गड़बड़ हो गया था। लैंग्वेज पॉलिसी असली में क्या थी, जो अभी मैंने दोबारा पढ़ा, तो लैंग्वेज पॉलिसी में ये था कि जैसे अगर बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका में जो मेजर भाषाएं बोलने वाले दो तरह की भाषाएं हैं। एक तो है तमिल स्पीकर्स, जो तमिल बोलते हैं, और एक है सिन्हाला लैंग्वेज होती है श्रीलंका में, सिन्हाला लैंग्वेज। तो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, तो रूल उनका है। तो वो क्या करते हैं, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले की बातों को नहीं सुनते, उनके जो मुद्दे होते हैं उनको नहीं सुनते हैं, उनको ध्यान नहीं देते हैं। तो वहां पे बहुत प्रोटेस्ट होता है। मतलब वो लोग क्या अपना उसको सिन्हाली जो लैंग्वेज है, सिन्हाली लैंग्वेज, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का प्रयास किए। तो जो तमिल वाले थे वो बहुत इंफीरियर महसूस किए, मतलब अपने को कि बताओ ये हमारी लैंग्वेज को कोई महत्व ही नहीं दे रहे, हमारा कल्चर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो वहां पे बहुत धीरे धीरे दबाव पैदा हुआ, बहुत टेंशन हो गई उस कंट्री में इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके, लैंग्वेज को, कि एक लैंग्वेज को आप ऑफिशियल घोषित कर दे रहे हो, तो एक
के जो कम्युनिटी है जो तमिल बोलती है वो अपने आप को इंफीरियर महसूस कर रही है ना। तो इसीलिए अपने यहाँ के जो लोग थे वो बहुत समझदार थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, नेहरू जी, और जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी बहुत सारे मेंबर्स थे। तो वो लोग बहुत समझदार थे, बहुत सोच समझ कर कायदे से, कुछ 3 साल लगे लगभग संविधान कंप्लीट होने में, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिए। उन्होंने कहा कि एक लैंग्वेज को, भाई भारत में तो उसमें तो चलो श्रीलंका छोटा सा देश है बिल्कुल, तो उसमें तो बहुत कुल कम ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। भारत जैसे देश में जहाँ इतनी ज्यादा टाइप की लोग की डाइवर्सिटी है, तो इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, तो किसी एक लैंग्वेज को अगर हम वो बना देंगे ऑफिशियल लैंग्वेज, तो बाकी लोग जो है उसका विरोध करेंगे, और बिल्कुल विरोध होता भी है। तो बहुत लोग इस बात से असहमत थे, तो लोगों ने सोचा नहीं इस चीज को रहने दो, ऑफिशियल लैंग्वेज मत बनाओ, नहीं ये कहीं ना कहीं विद्रोह का कारण बनेगी, आगे चल के तनाव का कारण बनेगी, देश में विद्रोह नहीं तनाव कह सकते, तनाव का कारण बनेगी, है ना। तो इसीलिए ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे देश की, अगर नेशनल लैंग्वेज की बात की जाए, होती ना राष्ट्रीय भाषा, तो अगर कोई हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, नहीं है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा हमारी जो है वो नहीं है नेशनल लैंग्वेज। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है, शायद हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इसको एक बार आप कंफर्म करिएगा, आई एम नॉट डैम श्योर। बट नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई भी नहीं है, क्योंकि नेशनल लैंग्वेज किसी एक लैंग्वेज को बना देना जो है, फिर वो बाकी लैंग्वेजेस को कहीं ना कहीं आप वो कर देंगे कि उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए किसी एक लैंग्वेज को, क्योंकि हमारे देश में लगभग अगर बुक पे जाए तो बुक में जैसा मैंने पढ़ा उसमें कह रहा 40% लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं, हमारे देश में 40% लोग हिंदी बोलते हैं। तो जब इतना कम आंकड़ा है, 60% जो बचा उसमें से कुछ इंग्लिश बोलते होंगे, कुछ तमिल बोलते होंगे, कुछ तेलुगु बोलते होंगे, कुछ भोजपुरी बोलते होंगे, कुछ पंजाबी बोलते होंगे, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देना कहीं ना कहीं विद्रोह का कारण बनेगा। और जब बहुत से लोग ऐसे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कह रहे थे नहीं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ, लेकिन जब बाकी लोगों ने विद्रोह किया तो इस चीज को मना कर दिया गया और एक सहभाषा विधेयक लाया गया। सहभाषा विधेयक का काम ये था कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह माना जाएगा। नेशनल लैंग्वेज तो वैसे भी कोई नहीं होगी, पर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज होगी कंट्री में। पर ये कब तक होगा? 1965 तक, 1965 तक, है ना, ऐसा ही कुछ था। सहभाषा विधेयक, टाइम एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है। तो जब ऐसा हुआ तो, लेकिन कुछ समय बाद जब वो टाइम निकल गया, जब तक वो रहनी थी दोनों साथ में, उसके बाद ये था कि केवल इंग्लिश को हटा दिया जाएगा, हिंदी हमारी जो हो जाएगी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी, मतलब जो सरकारी कार्यालयों में यूज की जाएगी। लेकिन फिर जब बाकी राज्यों ने विरोध किया तो उस चीज को सरकार ने मान लिया कि नहीं, इस चीज को रहने दो, दोनों भाषाओं को ऑफिशियल रहने दो, ताकि कोई विद्रोह, कोई तनाव की स्थिति हमारे देश में ना उत्पन्न होने पाए, है ना। तो यही थी लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी मतलब भाई एक देश, जहां आप श्रीलंका को देखो, वहां लैंग्वेज के चक्कर में एक ने दूसरी लैंग्वेज को दबाने का प्रयास किया, जो कम बोलने वाले थे जिसके, तो वहां पर कितना तनाव पैदा हो गया, लोग मारपीट हो गई। लेकिन अपने यहाँ सरकार ने समझदारी से काम लिया, हमारे संविधान निर्माताओं ने सावधानी से काम लिया, समझदारी से, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आई। सब ऑफिशियल काम आराम से, सब भाषाओं को बराबर मान्यता देते हुए, और बराबर ही नहीं, यहाँ पर तो ये भी प्रोविजन किया गया है कि जो कुछ मतलब जिनको माइनॉरिटी में है भाषाएं, जो बहुत कम लोग बोलते हैं, उनको भी आरक्षण कह सकते हैं एक प्रकार से प्रदान किया है, ताकि उनकी भी रक्षा हो सके। मतलब ये नहीं कि समय के साथ उसको बोलने वाले लोग जैसे कम पड़े तो भाषा विलोप ही हो जाए, उसकी भी रक्षा के लिए प्रावधान भी किए संविधान में। तो ये थे हमारे कुछ, ये चैप्टर था हमारा फेडरलिज्म। तो बेसिकली फेडरलिज्म में हमने केवल इतना समझा कि फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मतलब शक्तियों को साझा करना। किसी एक सत्ता के हाथ में सारी पावर ना हो, किसी एक बॉडी के हाथ में सारी पावर ना हो, बल्कि वो अपनी पावर अपने से छोटे वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ताकि जो काम है वो आसानी से चलता रहे और कहीं पर भी टेंशन ना पैदा हो, है ना। ये होता है फेडरलिज्म हमारा चैप्टर।